प्यारे बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन के वर्णन को दर्शाया है जब वह छोटी अवस्था में थे, बचपन की अवस्था थी उनकी, और उन्होंने यह बताया है कि बचपन में किस तरह वो स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, छुट्टियां हो जाने पर कहाँ अपना उन छुट्टियों को बिताते थे। तो इस तरह से लेखक ने बचपन की यादों का यहाँ पर जिक्र किया है कि वह किस तरह से अपने साथियों के साथ स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे, अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था, उसी का वर्णन इस पाठ में लेखक कर रहे हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोटें खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह भी ध्यान न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। लेखक क्या समझा रहे हैं कि जो उसका बचपन था उसमें उसके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे उनका हाल भी लेखक के जैसा ही था। लेखक यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेखक का जो हाल था उस समय उनके पैर नंगे हुआ करते थे और एक गंदी सी फटी सी कच्छी पहने हुए और कई जगह से फटा हुआ जो कुर्ता था उसे पहने हुए होते थे और उस कुर्ते में भी जो उसके बटन थे वो टूटे हुए होते थे और सभी बच्चों के बाल बिखरे हुए होते थे। और जब इस खेल में वह लकड़ी के ढेर से नीचे उतरते हुए भागते थे तो उसमें बहुत से बच्चों को चोट लग जाती थी और जो कुर्ता उन्होंने फटा हुआ पहले से पहना हुआ था वो और ज़्यादा अब फट जाता था। जब सभी बच्चे दिन भर धूल में खेलकर कई जगह उनके चोट लग जाती थी और चोट लगने से खून भी उनके निकल रहा होता था और खून के ऊपर ही जब खेलते रहेंगे खून निकलता रहेगा तो ऊपर मिट्टी और वो जम जाती है, मिट्टी रेत जम जाती है। मिट्टी रेत से लथपथ जो उनकी पिंडलियां थी, पिंडलियां होती हैं घुटने और टखने के बीच का टांग के पीछे मांस वाला भाग। पिंडलियां लेकर अपने अपने घर जाते तो सभी की माँ बहन उन पर तरस नहीं खाती थीं बल्कि उन्हें पिटाई कर देती थीं। कई बच्चों के पिता थे वो इतने गुस्से वाले थे कि जब वह पीटना शुरू करते थे तो यही ध्यान नहीं रखते थे कि बच्चे के कहीं मुंह से या नाक से खून निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उन्हें तो बस सिर्फ मारना होता था। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी हम सभी बच्चे अगले दिन भी खेलने निकल जाया करते थे।
लेखक कह रहे हैं कि हम क्यों खेलने चले जाते थे, ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, अर्थात मैं ट्रेनिंग जब ले रहा था अध्यापक बनने की। वहाँ लेखक ने बच्चे के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। मन के विज्ञान अर्थात मन के ज्ञान को जाना कि बच्चे के मन के ज्ञान के विषय में उन्होंने जब पढ़ा तब वह जान पाए कि ऐसा क्यों होता था। तभी लेखक ऐसी बातों के बारे में जान पाया था कि इतनी बुरी पिटाई के बाद भी बच्चों को खेलना इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। आगे देखेंगे। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते, अर्थात जैसी स्थिति लेखक की थी, जैसी पारिवारिक आर्थिक स्थिति लेखक की थी, इसी तरह की लेखक के और साथियों की भी थी। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से आकर ही बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। ना ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा, यहाँ तक कि परचूनिये आड़तियों भी अपनी बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम चे भी नहीं सीख पाया। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो उनका बचपन था उसमें जो ज़्यादातर उनके साथी थे, ऐसे ही स्थिति लेखक की थी और ऐसे ही उनके परिवार की थी। लेखक का परिवार आसपास के गांव से आकर उस गांव में बसा था और लेखक कहता है कि उसी के परिवार की तरह बहुत से परिवार दूसरे गांव से आकर उस गांव में बसे थे। साथ ही 2-3 घर उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। उन सभी की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थीं। उन परिवार में से बहुत से बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि उनकी नहीं थी। जब उनकी रुचि ही नहीं थी तो वो क्या करते थे, इसी कारण वो अपना जब बस्ता लेकर आते थे तो हो सकता है रास्ते के तालाब में ही, रास्ते में जो तालाब पड़ता था उसमें फेंक दिया और फिर कभी स्कूल गए नहीं। और उनके माँ बाप ने भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आड़ती, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। अगर कभी कोई स्कूल का अध्यापक उन्हें समझाने की कोशिश भी करता तो वे अध्यापक को क्या कहकर चुप करवा देते थे कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर कोई तहसीलदार नहीं बनाना। जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर सिखा देंगे और दुकान का खाता लिखवाने लगा देंगे। भैया का अर्थ होता है खाता और लंडे का अर्थ होता है हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि। और क्या कह रहे हैं कि पंडित 6-8 महीने में हिसाब किताब लिखने की पंजाबी लिपि और दुकानदारी का सभी काम सिखा देगा। वैसे भी स्कूल में अभी तक अलिफ बे जिम चे, अलिफ बे जिम चे जो शब्द प्रयोग हुआ है ये उर्दू भाषा की वर्णमाला अलिफ बे जिम चे भी नहीं सीख पाया है। ऐसा उत्तर मिलने पर अध्यापक कुछ नहीं बोल पाता था। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जहाँ पर लेखक रह रहे थे वहाँ पर जो निवास कर रहे थे लोग, उनमें से बहुत से निवासी ऐसे थे जो राजस्थान या हरियाणा से आकर केवल व्यापार के उद्देश्य से वहाँ पर आकर बस गए थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। देखिए आप जानते ही हैं राजस्थान में राजस्थानी हरियाणवी जो बोली अपनी हरियाणा में बोली जाती है तो हम लोग उसे समझने में थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बोली है उन लोगों की इतनी जल्दी समझ में नहीं आती और उनकी हमें। तो यहाँ पर लेखक ने वही समझाया है कि उनकी जो बोली थी, हम छोटे तो थे ही तो उनकी बोली हमें कम समझ आती थी।
उनके कुछ शब्द सुनकर हंसी आने लगती। कोई कोई शब्द ऐसा भी होता था कि वो किसी और तरह से बोल रहे हैं, तो उस बोली को सुनकर हम हंस भी जाते थे, परंतु खेलते ही सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। लेकिन लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम खेलते थे तो उस समय उनकी सारी बोली, चाहे हरियाणवी हो चाहे राजस्थानी हो, सब कुछ हमें समझ में आती थी। लेकिन जब कोई वैसे पढ़ने की या कोई बात आती थी तो हमारी कुछ समझ में नहीं आता था। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार एक खेडन दे दिन चार, कैसे कब बीत जाएं। अर्थात खेलने के दिन 4 होते हैं, ये कब हमें पता भी नहीं चला, ये कब दिन निकलते रहते थे, ये 4 दिन कब आते थे और कब चले जाते थे। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। अर्थात लेखक और लेखक के साथ ही सभी जब पढ़ते थे तो वे पढ़ने को एक कैद अर्थात जेल समझते थे। आज भी देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही समझते हैं जैसे स्कूल पहुँचे जैसे जेल में आ गए हों, और जैसी छुट्टी होती है तो ऐसे भागते हैं कि आज छूट गए, बिल्कुल जेलर ने भगा दिया हमें, आज तो बिल्कुल फ्री हो गए, स्वतंत्र हैं बिल्कुल। तो वही स्थिति लेखक के साथ होती थी कि वो अपने स्कूल को कैद समझते थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा बीता काम करने लगे। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अपने माँ बाप के साथ लग गए और उन्हीं के साथ हाथ बटाने लगे उनका। आगे देखेंगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, डंडियाँ कहते थे, उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करता। शायद जेब में डाल लेता और माँ उसे जब धोती थी मेरे कपड़ों को शायद निकाल कर फेंक देती होगी, या हम ही स्कूल से बाहर आते समय बकरी के मेमनों की भांति उसे चढ़ जाते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली लगती है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि उन्हें बचपन में घास और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये शब्द लेखक ने शायद आधी सदी पहले, सदी आप जानते ही हैं, आधी सदी पहले किसी किताब में पढ़े होंगे, परंतु लेखक को आज भी ये पंक्ति याद है। इसका यह कारण हो सकता है कि ये पंक्ति बचपन की भावनाओं और बच्चों की सोच समझ के अनुकूल है। लेखक क्या कहते हैं कि स्कूल के अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों ओर गली की तरह के लंबे सीधे रास्ते में बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें लेखक उनके साथी डंडियाँ कहा करते थे। उन झाड़ में डंडी जैसी वो होती थी तो उन्हें वे डंडियाँ कहते थे। उनसे नीम के पत्ते की तरह क्या आती थी, खुशबू आती थी, महक आती थी, जो आज भी लेखक अपनी आँखों को बंद करके महसूस कर सकता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है बचपन की, अभी आप बचपन में ही हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आज के समय की कुछ ऐसी ज़रूर बातें होंगी जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेंगी, जीवन में याद रहेंगी, आप उन्हें नहीं भूल पाओगे। तो वही लेखक का था कि लेखक को आज भी कुछ बातें ऐसी थीं, और कुछ नहीं, इन्होंने पूरा पाठ ही लिख दिया उस बात के ऊपर। बचपन की ही सारी बातें हैं ये उनके। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो याद होती हैं, तो लेखक भी उन्हीं बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। क्यारी शब्द से आप अच्छे से परिचित ही होंगे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया दूध की सफ़ेद कलियाँ। देखिए, गुलाब गेंदा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फूल के नाम आप समझ ही रहे हैं। एक लिखा है इन्होंने मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ, अर्थात देखिए सफ़ेद फूल हो सकता है वो चमेली का हो, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, यहाँ क्लियर नहीं किया गया है। मोती सा दूध सा सफ़ेद कली थी, जिसकी सुगंध लेखक को बड़ी मन को भाती थी।
और लेखक की एक ही इच्छा होती थी कि कैसे भी छुपकर चंदू चपरासी से कैसे भी छुपकर उस फूल को तोड़ लिया जाए। और लेखक ऐसा करते भी थे कि जैसी उससे नज़र हटाई अपनी, इधर उधर हुआ चंदू चपरासी और लेखक तुरंत फूल तोड़ लिया करते थे। और उनकी तेज सुगंध लेखक आज भी महसूस करते हैं, परंतु लेखक को अब यह याद नहीं कि वह उन फूलों को तोड़कर करते क्या थे। भाई सूंघा उन्होंने, लेकिन सूंघने के बाद उन्होंने क्या किया, तो लेखक इस बात के लिए दो बात उन्हें याद है कि इनमें से शायद कोई एक बात हो सकती है। पहली बात क्या थी वो, कि शायद वो उन फूलों को तोड़ते थे, सूंघते थे और सूंघने के बाद वो अपने कपड़ों में उन्हें, अर्थात अपने शर्ट में या पैंट में उन्हें रख लेते, जेब में डाल लेते थे। और जब वह घर पहुंचते होंगे तो उनकी मम्मी उन्हें जब कपड़े धोती होंगी तो कपड़े में से निकाल कर फेंक देती होंगी। एक बात उन्हें ये याद है। या लेखक कह रहे हैं कि शायद उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय, लेखक और उनके साथी दोनों स्कूल से जब बाहर आते होंगे तो शायद फूल को भी जैसे बकरी बकरी के मेमनों की तरह हम उन फूलों को या तो खा जाते होंगे, अर्थात चढ़ जाते होंगे। जैसे बकरी घास चढ़ती है तो वो सोच रहे हैं कि शायद हम फिर फूलों को भी चढ़ जाते होंगे, ये होता होगा। तो ये दो बातें उन्होंने बताई। आगे देखेंगे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो बहुत बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। लेखक क्या कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते थे, अगली श्रेणी में हमारा दाखिला होता था, तो हम अपने को सयाना महसूस करते थे, अर्थात बहुत बड़ा महसूस करते थे और बड़े खुशी से झूम उठते थे। उत्साहित होना, खुशी से, प्रसन्नता से झूम उठना, तो वह बहुत खुश होते थे। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियाँ किताबों से जाने कैसी बास आती थी, बास गंध, बदबू, ठीक है, उन्हें लेकिन अपनी पुरानी कॉपी किताबों से बदबू आती थी। ऐसी बास आती थी कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। बास आना यहाँ पर लेखक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो अगली कक्षा में जाते थे तो उन्हें जो टीचर्स थे उनका जो डर था वो सता रहा था। तो इस डर से, क्योंकि देखिए जब आप अगली कक्षा में जाते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई टीचर आपको सेम, जो मानिए आप 9th से जो टीचर आप 9th में भी किसी ने पढ़ाया होगा और वो आपको 10th में भी पढ़ा रहा होगा। तो लेखक को उनके बारे में तो भली भांति पता था कि कैसे हैं, लेकिन जब नए टीचर होते हैं आपके लिए तो आपको भी एक भय होता है मन में कि पता नहीं कितने सख्त होंगे, कितना मारते होंगे, क्या हो। तो लेखक को यही डर उन्हें भी लग रहा था, इसी डर से वे कांप रहे थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती, वो ही अब है। अब आपकी देखिए जब नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो क्या होता है, आपकी 1 महीने पढ़ाई और हो जाती है उस क्लास की, फिर क्या हो जाती हैं, आपकी छुट्टियां हो जाती हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि शुरू साल में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब यहाँ लेखक जो वर्णन कर रहे हैं अपनी छुट्टियों का कर रहे हैं कि वो छुट्टी किस प्रकार बिताते थे, कहाँ जाते थे, उसका यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। उन्हें थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है कि छुट्टी के पहले दिन का जिक्र है या बाद का जिक्र है, लेकिन बता रहे हैं जितना उन्हें याद है। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती, जो छुट्टियों के पहले 2-3 सप्ताह होते थे उसमें तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। उसके बाद क्या होता था, हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, ननिहाल अर्थात नानी के यहाँ। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती थी लेखक को। छोटा सा पिछड़ा गांव था, नानी का कैसा था गांव, छोटा सा पिछड़ा सा गांव था, मतलब कि वहाँ पर वो सुविधाएं अभी नहीं पहुँची थी जो अन्य और गाँवों में भी पहुँच चुकी थी या शहरों में थी। शहरों की तुलना में या अन्य और किसी गाँव की तुलना में उनकी नानी का जो गाँव था वो पिछड़ा हुआ था। परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था, लेकिन नानी के यहाँ पर जो तालाब था वह उतना ही बड़ा था जितना तालाब लेखक जहाँ रहते थे वहाँ पर था, उस जगह पर था। लेखक
दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर में थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। लेखक कह रहे हैं कि नानी के यहाँ पर जब मैं पहुँचता था तो नानी मुझे तरह तरह के व्यंजन, दूध, दही, मक्खन, इस तरह की चीज़ें भी खिलाती थीं। मैं खाता भी बहुत कम था और बोलने का मेरा ढंग भी बहुत अच्छा था, जो नानी को बहुत, जिसे सुनकर नानी बहुत खुश होती थी और वे अपने पोतों से भी इस तरह खाना और इस तरह बोलने को कहती थी। जिस साल ननिहाल न जा पाता और तो मैं उस समय अपने ही तालाब पर चला जाया करता था। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। लेखक क्या समझा रहे हैं कि जब वह नानी के यहाँ नहीं जाते थे तब का यह वर्णन कर रहे हैं कि वह अपने तालाब पर ही नहाते थे। और नहाते किस तरह से थे कि जब वह तालाब में नहा लिए उसके बाद वह एक ऐसा स्थान ढूंढते जहाँ रेत होता था और दौड़कर, गीले तो हुआ करते ही थे, और उस गर्म रेत में जाकर लोट लगाने लगते थे, लेटने लगते थे। तो उसमें क्या होता था कि उनका जो गर्म रेत है वो सारा उनके शरीर से चिपक जाता था और उसके बाद वो क्या करते थे, फिर एक ऊंची सी जगह देखी और उस पर जाकर फिर से तालाब में छलांग लगा दी। तो ये क्रिया लेखक कितनी बार करते थे, लेखक को याद नहीं कि वे 5-10 बार करते थे या 15-20 बार करते थे, लेकिन यह क्रिया कई बार चलती रहती थी। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों। लेखक का ऐसा मानना है कि हम पानी में जब जाते थे, मेरे साथी होते थे, तो हम हाथ पैरों को तो ऐसे चलाते थे कि हमसे बड़ा कोई तैराक ही नहीं है। और हम जब गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। अर्थात ढांढस बंधाना यहाँ पर किसी को सांत्वना देना, उन्हें बताते कि आप परेशान मत हो, यहाँ पर भैंस है, इनके सींग पकड़ लो या इनकी दुम पकड़ लो और बाहर आ जाओ, ऐसी सांत्वना देते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता था। गंदला अर्थात गंदा पानी, मुंह में उनके गंदा पानी चला जाता था। जब वह कूदते थे तो बुरी तरह खांसते थे। कई बार ऐसा लगता था कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते थे। अब जिक्र किया है अगले पैरा में, आप देखेंगे कि लेखक की जब छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं, धीरे धीरे खत्म होती है, तो कैसी स्थिति आई लेखक के आगे, तो उसका वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं कि जब छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे आपको लगता है स्कूल खुलने वाले हैं तो क्या होता है आपके साथ कि आप जितने दिन बचे हैं वो दिन आपके लिए बड़े भारी से होते हैं और ऐसा पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी ख़त्म होते जाते हैं। दिन भी बड़े छोटे लगने लगते हैं। तो वही स्थिति लेखक के साथ थी कि छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर लग पड़ता उनका चलता था। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। अब उनका तालाब में नहाना, खेलकूद सब भूलने जैसी स्थिति हो गई है। मास्टर ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया था, यहाँ हॉलीडे होमवर्क की बात चल रही है कि जो मास्टर जी ने उन्हें छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। अब तक तो कोई काम किया नहीं, जैसे कि आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि जो काम जब दिया जाता है तब तो किया नहीं जाता, वो उसको पेंडिंग कर लेते हैं कि कर ही लेंगे, अभी तो बहुत दिन है। तो वही लेखक के साथ भी था। अभी तक तो छुट्टी मज़े से मस्ती के साथ बिता रहे थे वो, लेकिन अब दिखा कि काम भी करना है, जो मास्टर जी ने छुट्टियों में करने के लिए दिया था वो भी करना है। तो वो हिसाब लगा रहे हैं कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर जी ने उन्हें कितने सवाल दिए थे, 200 सवाल, और 200 सवाल कम नहीं होते। तो उन्होंने हिसाब लगा लिया कि 10 सवाल अगर मैंने रोज किए तो 20 दिन में पूरे। ये उन्होंने हिसाब लगा लिया कि 20 दिन अपने बचा के रखूं, 20 दिन में 10-10 रोज करूंगा, मेरा काम पूरा। जब ऐसा सोचना उन्होंने शुरू किया तो छुट्टी का 1 महीना बाकी हुआ करता। 1 महीना था, एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते, मतलब बचे कितने, 20 दिन।
स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। वही बात आप अपने ऊपर भी लें तो इससे यही होता है कि आप काम को पेंडिंग कर लेते हैं, उसको और बढ़ा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसको इतने टाइम में कर लेंगे पूरा, तो वो काम और बढ़ता जाता है। तो लेखक ने भी वही किया, यहाँ 10 क्वेश्चन पर डे का उन्होंने हिसाब लगाया था, लेकिन जब देखा अरे 15 भी मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसको भी कर लिया कि मैं 15 से कर लूँगा। तो मतलब दिन अभी और उनके छुट्टियों में बीतने वाले थे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियाँ कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब छुट्टियाँ जैसे जैसे ख़त्म हो रही थी, बीत रही थी, तो अब तो उन्हें दिन ऐसे इतना छोटा लगने लगा कि वह ऐसा लग रहा था कि जो सूरज दोपहर में चमकता है और शाम को जाकर छिपता है, वो सूरज शायद दोपहर में ही छिप गया है। मतलब दिन इतना छोटा हो गया है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी, हमारे मित्र ऐसे कितने ही थे, हमारे साथ पढ़ने वाले ऐसे कितने ही थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। बहुत अच्छी लाइन लिखी है। आज भी देखने को मिलता है कि बहुत से बच्चे काम, अपना वर्क जो होता है वो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि टीचर एक डस्टर मार लेगा, एक चांटा मार देगा या डांटेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो उनके लिए उस काम को करने से ज़्यादा वो दंड भुगतना सस्ता लगता है। तो वही स्थिति यहाँ पर लेखक के कुछ सहपाठियों की भी थी कि वो टीचर की पिटाई खाना एक सस्ता सौदा समझ रहे थे। उनके लिए सस्ता सौदा था काम करने के साथ। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते हैं, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। जो पिटाई से लेखक इतना डरते थे, आज वो भी उन सहपाठी की तरह ही सोच रहे हैं जो पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। इस समय हमारा सबसे बड़ा नेता कौन हुआ करता था? उसका नाम था ओमा। हम सभी उसके बारे में ही सोचते ही हमारे में उन जैसा कौन था। लेखक कह रहे हैं, इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि ओमा जो था, उसकी शारीरिक स्थिति, उसका शरीर उसका कैसा था। तो उसका यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन है, लेकिन उस जैसा हमारे में कोई नहीं था। केवल ओमा एक अपना खुद में ही इतना दमदार था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। उसकी जो शक्ल थी